अलाउड से। ठीक है, क्या बचा है अभी पढ़ने के लिए? डायरेक्शंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कल हुआ था हमारे क्लास में या अभी बाकी है वो? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन नहीं यार, एक मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन, तब बताना। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ से शुरू करना। ओके, ठीक है। मैम अपने क्लास में मंजय सर कौन है? मंजय सर है, वो अपने क्लास में नहीं है, वो रिकॉर्डिंग के लिए इनको मैं इन कराती हूँ ताकि वो वहां से रिकॉर्ड कर सके। मोबाइल से जूम क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मंजय सर है आईटी के, लैब में हेल्प करते हैं। हम्म, ओके, तो शुरू करते हैं। आज ये सब तो हो चुका था, ये भी हो चुका था। प्रिंसिपल से आज शुरू करना हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लगता है मैंने आप लोगों से पूछा था कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नहीं पूछा था? नो मैम। बताओ, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका क्या सेंस होता है? हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन का एक मेन सिद्धांत है कि हार्मनी ऑफ प्रिंसिपल, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैम ये हो सकता है इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं उनका भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी, वेरी गुड, यही है इसका मतलब, उनके बिल्कुल बीच में सही। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना हाँ चाहिए। बिल्कुल यही है। देखो, रीड हियर, सम कोई कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि फिर वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव वे में नहीं काम कर पाएंगे। जो भी डायरेक्शंस मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कोताही बरतेगा या जानबूझ करके उसमें नहीं करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि देख रहा है वो कि ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो कर रहा है बट वी आर नॉट ग्रोइंग। या फिर यस। ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे चाहा हमसे करने के लिए, हमने वैसे तो किया पर उस तरीके से हमको रिवॉर्ड या हमको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो क्या होना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल का भी वही एम्बिशन है, उसका भी वही ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का है कि हम साथ साथ, सब लोग साथ साथ ग्रो करें। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हम अलाइन नहीं करके रखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो क्या होगा? डायरेक्शंस का जो है वो फेल्योर हो जाएगा। लगातार आपको इनडिसिप्लिनरी जो एक्टिविटीज है वो झेलनी पड़ेगी, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे या नहीं सुनेंगे। राइट? यस मैम। इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन रखना जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, मेजर शेयर्स को रिटेन करने के लिए, तो एम्प्लॉयज भी चाहता है कि हमको भी उस प्रॉफिट में से एक जो भी हमारा शेयर ऑफ बोनस होता है जो हमारा है वो भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। राइट? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो काम करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल के तौर पे इसको रखा गया है, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्या मतलब हो गया कि आप करते ही क्यों हैं? आप सारे काम खुद ही कर लीजिए। why you do directions, why you say another person to help you in performing your task? ठीक है ना, आप अपने ही काम को तो डेलीगेट करते हैं और फिर डायरेक्शन देते हैं कि इस काम को कर लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक कोई भी अकेला आदमी या एक अकेला टीम उस काम को, पूरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो पर्पस है डायरेक्शन का कि आप इंडिविजुअल को इस तरीके से मोटिवेटेड रखें, इस तरीके से उनको आप काम डायरेक्ट करें और टास्क असाइन करें ताकि वो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो सके
हर एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। समझ में आया? इससे आपको एम्प्लॉयज के पोटेंशियल का भी पता चलता है कि किस एम्प्लॉयज में कितना ज्यादा पोटेंशियल है उस काम को करने के लिए। क्लियर? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इसी को बोले कि यानी हर इंडिविजुअल के तरफ से इंश्योर करिए कि आपके पास अधिक से अधिक वो अपने आपके काम में एक्सक्यूज मी मैम। contribute करें। हाँ मैम रिद्धिमा वेटिंग में है। हाँ ठीक है, एक सेकंड कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग थे लेकिन ओके। तो ये इंडिविजुअल मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन समझ में आया? यस मैम। ठीक है। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यस, डायरेक्शन का ये भी एक मेजर प्रिंसिपल है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो क्या होगा कि मल्टीपल बॉस अगर डायरेक्शंस देंगे तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉस के तरफ से डायरेक्शंस मिलेगा आपको। मल्टीपल लोग घर में ही आपको कुछ मम्मी बोल देती है, कुछ पिताजी बोल देते हैं, कुछ चाचा जी बोल देते हैं, कुछ पड़ोसी बोल देते हैं, तो यू बिकम कंफ्यूज कि अरे बाप रे आज इतना सारा काम है, कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा काम बाद में करूँ। इवन आपको काम को प्रायोरिटाइज करने में मुश्किल होने लगती है कि कौन सा काम हाई प्रायोरिटी का है और कौन से काम को बाद में किया जा सकता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी होता है, यूनिटी ऑफ कमांड हो, ताकि कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं हो। एक ही बॉस रहेगा, एक ही बॉस की तरफ से सारे ऑर्डर्स आएंगे और वो आपको बता देंगे कि विच वन इज अर्जेंट, ठीक है ना, किसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए डायरेक्शंस जब भी दे, मल्टीपल डायरेक्शंस आएगा तो आपके जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी सबऑर्डिनेट है उनका जो इफिशियंसी है वो भी कम हो जाएगा और वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जितना वो अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा वो रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी डायरेक्शन का एक मेजर वो है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट सुपरविजन। सुपरविजन के बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था कि ये सुपरविजन भी एक प्रिंसिपल है। 4 एलिमेंट्स में से वो 4 सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे ही आएंगे। सुपरविजन हो, मोटिवेशन हो या फिर कम्युनिकेशन हो, वो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ डायरेक्शन। इसीलिए वो सब कुछ आएगा। तो सुपरविजन क्यों जरूरी है? ताकि डायरेक्ट आप पर्सनल कांटेक्ट से सबऑर्डिनेट को उसी समय उनके काम में जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके आप उनको मोटिवेट कर सके काम के लिए। और डायरेक्ट सुपरविजन से आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफी खुश भी रहते हैं और उनका मोरल बूस्ट होता है, क्योंकि आप उनको टाइमली फीडबैक या टाइमली जो भी उनको कमी है उसके बारे में उनको बता देते हो, तो उनका समय और उनका एफर्ट बर्बाद नहीं होता है। 5th है इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो लीडरशिप क्या होता है हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको देखा था। व्हाट इज लीडरशिप? यस मैम, यस मैम, देख चुके हैं हम लोग। जो बोलो वो करो, क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। मैम Yes, सबऑर्डिनेट्स हाँ, की बोलिए। इन्फ्लुएंस करने में क्वालिटी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे, उन्हें खुद करके भी दिखाना चाहिए बिल्कुल ताकि वो और बिल्कुल Yes, motivate। बिल्कुल, और यही इसका इफेक्टिव एग्जांपल भी मैम आप लीडरशिप। दी थी मैम, क्या? प्रत्यय प्रकाश प्रत्यय पे एग्जांपल था इसलिए नहीं, याद है। तो यस प्रत्यय के अलावा भी मेरे पास इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। शायद प्रत्यय भी उनसे इंस्पायर हो सकता है। मेरे पास इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि यस आपको पता नहीं मैंने ये स्टोरी सुनाई या नहीं सुनाई, आई डोंट रिमेम्बर, बट देयर इज अ स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड सतीश धवन, ठीक है ना। आपको इस स्टोरी के बारे में मैंने बताया है कभी? नो नो मैम। मैम। नो मैम, नहीं बताएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप, ठीक है ना। ये लीडरशिप से जुड़ी हुई स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुना देती हूँ। अच्छा बताओ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किस समय पोखरण परीक्षण किया था? ईयर बताओ, एनीबॉडी? 2002। नो मैम। ऋतिक बताओ, तुम एसएससी का तैयारी कर और रहे हो? कोई? और कोई हम कहाँ तैयारी कर नहीं रहे मालूम थे? कब हुआ था? एग्जाम देने वाला था, तैयारी नहीं करता है, झूठ बोलता है। 1999 में क्या? मुझसे मत पूछो, बाद में। 1998।
अच्छा लग रहा है मैम आपको नहीं पता है। मैम 1974 मैम। 74? तुम तो बहुत पीछे चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी एक बार पोखरण परीक्षण हुआ था, राइट? 2018 में मैम हुआ था। 2018 कहाँ हो तुम? यस मैम 1998 1998 दो- is the right answer. 1998 is the right answer. ठीक है ना? 1998 में ही हुआ था, ठीक है ना, जब सक्सेसफुली प्राइम मिनिस्टर वो एपीजे अब्दुल कलाम के समय में पोखरण परीक्षण किया गया था। ठीक है, अब मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली थी, ठीक है ना। जब ये एपीजे अब्दुल इस पूरे के पूरे काम के जो वो थे अगुआ थे, वो कौन थे? वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप नहीं को अगुवाई पे, ठीक है ना, इज द टीम लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, और ये होना था। तो जब वो फर्स्ट टाइम इससे पहले भी कर चुके थे, ठीक है, पहले भी इससे पहले भी वो पोखरण परीक्षण एक बार वो कर चुके थे कि वो जो भी उनका था न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में हम बात करें तो उनको पहले भी वो कर चुके थे। एंड दैट टाइम उनको कुछ ऐसा था, मिसाइल मैन उनको बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन, ठीक है, उनको मिसाइल मैन बोला जाता है। और उनको कुछ ऐसा था, कोई भी एक सैटेलाइट जो उनको यहाँ से लॉन्च करना था, वो उनको जाकर के सीधा जिस ऑर्बिट में सेट करना था, उसकी पूरी तैयारी 2-2.5 साल से चल रही थी, ठीक है ना। पूरा टीम लगा हुआ था, 2-2.5 साल से एकदम कठिन परिश्रम से उन लोगों ने पूरी तैयार की थी, और अभी आज के दिन उसको लॉन्च करना है, ठीक है। तो जब लॉन्च करना था एपीजे अब्दुल कलाम को, अब काउंटडाउन शुरू है 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो अब उनको क्या करना है कि काउंटडाउन हो रहा है 1 2 3 4, और उस समय 1989 में हुआ था, 98 में पोखरण हुआ था। ये जो स्टोरी मैं बोल रही हूँ मिसाइल मैन की स्टोरी, वो तब की है 88 की, ठीक है ना। तो उस समय जब उन्होंने ये अग्नि परीक्षण किया था, अग्नि मिसाइल को छोड़ा था, तो उनका क्या था कि अभी काउंटडाउन चल रहा है, ठीक है ना। अब जब 10 9 8 7 6 5 4 और 3, जैसे 3 आता है, द कंप्यूटर शोड सम एरर, ठीक है ना। कंप्यूटर ने कुछ एरर दिखाया कि आपका जो भी है कुछ फॉल्ट आ गया है और आपका ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब अब्दुल कलाम को लग गया कि इतनी सारी मेहनत की है, ऐसे कैसे कंप्यूटर के कहने पर हमारा काम रुक जाएगा, नहीं हम ऐसे नहीं रुक सकते हैं। एंड देन 88 में उन्होंने पहली बार ये काम किया, और हुआ क्या कि वो फेल हो गया, ठीक है ना। वो काम सक्सेसफुली नहीं हो पाया, ठीक है। वो सारा का सारा जा करके सीधा जहां जाना था उसको वहां पे जिस ऑर्बिट में सेट होना था, वहां स्पेस में ना जा करके वो पूरा का पूरा सैटेलाइट कहाँ चला गया? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में चला गया। अभी क्या हुआ कि बे ऑफ बंगाल में चला गया, पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया, ठीक है। देन उस समय जो इसरो है ना अपने यहाँ, इसरो के जो हेड थे वो कौन थे? सतीश धवन, ठीक है ना। ही केम, ही सेड एपीजे अब्दुल कलाम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके। हाँ, हम लोग अगली बार यही टीम, आई बिलीव कि यही टीम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक यही टीम ठीक 1 साल बाद उसको सक्सेसफुली करके दिखाएगी। लेकिन अभी जो हो गया, चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मीडिया वाले की नजर होती है इन सब चीजों पे, ठीक है ना। उनको देखना होता है कि क्या ये ठीक से मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, इससे क्या फायदा होगा, व्हाटएवर जो भी स्टोरी है देखनी है उसको। तो चलो हम लोग चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो लोग गए तो बहुत तीखे तीखे सवाल, बहुत आलोचना झेलना पड़ा। कुछ रिपोर्टर्स ने बोला कि आपने तो इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए इंडिया के साथ जाकर के आपने बे ऑफ बंगाल में डाला है, आप गिरा है, आप क्या फायदा हुआ ये करने का, इतना सारा नुकसान कर दिया इंडिया का, व्हाटएवर दे फेस दिस क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस का जो जवाब था वो सतीश धवन ने खुद दिया, एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी वजह से ये सारी मिस्टेक हुई है, ठीक है, मेरी वजह से ये सारी मेरी वजह से ये सारी गलतियां हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, अब एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ये लगा, अजीब लगा कि
ये सतीश धवन इतने महान आदमी, उनको बहुत इज्जत देते थे, ये अपने ऊपर सारा ले रहे फेल्योर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि गलती तो मेरी थी, मैंने नहीं सुनी। अगर मैं चाहता तो 3 सेकंड पहले भी इसको रोक लेता और ये कम से कम ये नुकसान होने से बचा सकता था। खैर, अब जो बीत गई वो बात चली गई। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ, एंड दैट टाइम ही क्रिएटेड द हिस्ट्री, एंड दैट टाइम अगेन सतीश धवन इज द सीनियर ऑफ दैट इसरो ग्रुप, एंड वो उस पर भी आए एंड बोले कि कांग्रेचुलेशंस, वेल डन टीम, एंड गो एंड हैव योर द प्रेस रिपोर्टर्स आर वेटिंग फॉर यू, सो गो एंड फेस देम। ठीक है ना। दिस टाइम ही डिडंट पर्सनली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टोरी का मतलब कि जब फेल करता है टीम तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में इतना गट्स होना चाहिए कि आप टीम के फेल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सके, और जब टीम सक्सेसफुल होता है तो उस टीम को सक्सेस का क्रेडिट दे सके। ठीक है ना। ये भी लीडर का, एक अच्छे लीडर्स का रोल होता है, और एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए सतीश धवन को एज ए ग्रेट लीडर याद करते हैं कि वो उनमें जो भी पोटेंशियल थी, जो भी उनमें काम था, वो सब तो था ही, लेकिन वो उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो सारे टीम के जो भी फेल्योर है उसको अपने शोल्डर पे लिया उन्होंने, और जो सक्सेस हो उसको क्या किया, उसको टीम में शेयर कर दिया। ठीक है ना, उसको टीम के सर पे बांध दिया। तो दैट इज व्हाट लीडरशिप मीन्स। और इसीलिए जब मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि कैसे हमारे बैंक में जो हमारे अच्छे जो ब्रांच मैनेजर थे, हर तरीके के होते, लेकिन लकीली मुझे हमेशा अच्छे बॉस मिले हैं आज तक। ठीक है ना, जो मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरीके से जब आपसे कुछ बोली जाती है, कुछ बात कही जाती है, तो वो आप क्या करते हो, उसको ज्यादा वो आपको पिंच करता है और आप उसको ज्यादा अच्छे से उस पर आगे से काम करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस जब अच्छा लीडर या अच्छा मैनेजर आपको मोटिवेट करता है, तो वो आपको डांटता धमकाता नहीं है। ठीक है ना, वो आपको मोटिवेट करके आपसे काम करवाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. दिस इज why this effective leadership is necessary for direction। अगर आप में ये इफेक्टिवनेस नहीं है आपके लीडरशिप में, तो आप चाहे जो भी कर लीजिए, ये क्या होगा, ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव फॉर subordinates. Now, 6, motivation techniques and managerial communication. मोटिवेशन टेक्निक्स एंड मैनेजरियल कम्युनिकेशन को आप अलग अलग भी करेंगे, चलेगा। यहाँ पे दोनों ही जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं डायरेक्शन के, वो दोनों ही कवर हो जाते हैं, दोनों ही, मतलब मोटिवेशन भी और कम्युनिकेशन भी। तो थ्रू कम्युनिकेशन यू कैन कीप योर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड, राइट। अपना कम्युनिकेशन इतना क्लियर और इतना इजी और सिंपल रखिए ताकि वो इजीली कन्वे किया जा सके पूरे टीम मेंबर के बीच में, उसका मीनिंग अंडरस्टूड किया जा सके, एंड देन दे कैन बी मोटिवेटेड। जो भी मोटिवेशनल आपको टेक्निक्स यूज करना है, मोटिवेशनल टेक्निक्स हमने देखा था, मैं अभी उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। वो मनी हो, यो पे स्केल हो, प्रमोशन हो, स्टेटस हो, रिवार्ड हो, रिकॉग्निशन हो, जो भी आपको मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी यूज करना है, आप यूज करके इंश्योर करिए कि आपके एम्प्लॉयज अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर पा रहे हैं। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब हम लोग इसके नेक्स्ट, तो मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन समझ में आ गया। नाउ फॉलो थ्रू मतलब क्या होगा? मैम कम्युनिकेशन और मैनेजेरियल कम्युनिकेशन दोनों सेम ही है। मैनेजेरियल हाँ, कम्युनिकेशन बिल्कुल मतलब तो मैम वो ना बिल्कुल हुआ सेम जो ही है। कि कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल कंपनी कम्युनिकेशन में जैसे सेम है। क्या हुआ एक मैनेजर। मिनट मैं बताती हूँ। क्या मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया है जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की हो हमने? यस मैम, बताइए। कब? मैम ऐसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, बट शायद आप बताइए। फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट अरे से। तुम लोग भूल जाते हो, मैंने यहीं पे बताया हुआ, देखो यहीं पे मैंने बताया हुआ है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप लोग सच में भूल जाते हो। ये आप ही का नोट्स है ना? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. बताया है ना? यस मैम। चलो Yes, ma'am. अभी प्रत्यय मैनेजरियल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ आपको समझना चाहिए कि इफ इट इज मैनेजरियल कम्युनिकेशन दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल Yes, ma'am. कम्युनिकेशन जो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये मैनेजरियल आप कम्युनिकेशन हुआ। वी आर समझे और टॉकिंग समझ अबाउट ये मैनेजरियल कम्युनिकेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशनल, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? फॉर्मली हम उसको करते हैं। नाउ अब वापस से कम्युनिकेशन पे ही हम आएंगे। तो फॉलो थ्रू मतलब क्या हुआ कि फॉलो अप करना, यानी अपने टीम मेंबर्स का फॉलो अप करना कि वो कहाँ तक पहुंचे और क्या काम करना बाकी है, क्या क्या हुआ या क्या क्या रह गया अभी करने को, इसको हम बोलते हैं क्या? इसी को हम Follow बोलते हैं through. फॉलो अप करते हैं ना, फॉलो अप करना या फॉलो थ्रू करना, इसी को बोलते हैं। मैम ये भी Right? बोल या सकते हैं मैम फीडबैक लेना। फीडबैक, बिल्कुल, ये भी एक उचित वर्ड है इसके लिए कि फीडबैक लेना, टाइमली फीडबैक लेते रहना ताकि पता चले कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया, या फिर इसमें किस किस तरीके के असिस्टेंस की जरूरत है, राइट? यस मैम, और इसमें कोई डेविएशन हो तो उसको ठीक करने के लिए कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऑलवेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन इट इज फॉलोड बाय कंट्रोलिंग, है ना? फॉलो थ्रू करिए और कंट्रोल करिए, उसीलिए तो सुपरविजन है, ताकि किसी से गलती हो रही है तो आप उसके मिस्टेक्स को वहीं पे रेक्टिफाई करके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, राइट? है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं। तुम लोग भूल गए हो कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के बाद मैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोगों का कवर कर लूंगी। तो कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स, ओपिनियंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है? इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेफिनेशंस भी है, सारे डेफिनेशंस का मतलब एक ही है, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज। ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज क्यों बोला गया? ट्रांसमिशन तो मैंने भी अभी बोला आपको, इंटरचेंज मैंने नहीं बोला, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैम कम्युनिकेशन को हम लोग टू वे प्रोसेस भी बोलते हैं मैम, और इंटरचेंज इसलिए मैम क्योंकि मैम कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग अपने सुझाव, विचार या इंटरचेंज को एक मतलब दूसरे दो अलग अलग ऑडियंस के बीच Yes, में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है, आपस में इंटरचेंज जो हो भी रहा है। बातें हैं वो हम लोग बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? दैट्स व्हाई ट्रांसमिशन तो सिर्फ एक पॉइंट से अनदर पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन इंटरचेंज मतलब उधर से भी फीडबैक आया, उधर से बात हुई। सही बात है सत्य, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स, इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड whatever your course of actions, कि आपका क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सेकंड, इसको और डिफाइन किया जॉर्ज टेरी ने, कम्युनिकेशन इज अ कंटीन्यूअस एंड थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है ना? आप सोच कर बोलते हो, विदाउट ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के या बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे, है ना? यू कीप कंट्रोल ऑन योर टंग कि हम अभी फॉर्मल स्पेस पे हैं तो हमको फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना चाहिए, राइट? So this is what communication is a continuous, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, and thinking process dealing with transmission and interchange। होना वही है, आप अपने आइडियाज को ट्रांसमिट करेंगे, वहां से आपको उनके आइडिया मिलेंगे, एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी बातें हैं उसको दोनों ही पार्टी अच्छे से समझ सकेगा, तभी हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इजी है, इट इज अ टू वे प्रोसेस, देयर आर टू पार्टीज, वन इज नोन एज सेंडर एंड द अदर इज नोन एज रिसीवर। इस सबको क्या एक्सप्लेन करें? कोई ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके, नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको जरूरत है, प्लीज रेज योर हैंड। इसको एक्सप्लेन करूँ ज्यादा डिटेल में या फिर ये ऐसे भी समझ में आप सबको आ रहा है? 52 स्टूडेंट्स है, मतलब ठीक है, हमारे पास अभी स्ट्रेंथ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोलो। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी समझ रहे हैं, और ऐसे भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो दोनों पार्टीज होंगे, सेंडर होंगे और रिसीवर होंगे। कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर बन जाता है, क्योंकि फीडबैक देता है उस समय रिसीवर ही सेंडर का काम करने लगता है। नेक्स्ट, मैसेज जो है वो हमेशा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। Receiver receives the message and try to understand that message and then he responds. Last point है, communication is not complete
वही जो हम लोग अभी इंटरचेंज वाली बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। रिस्पॉन्स कैसा रहा रिसीवर का, उसने क्या समझा, उसने सही से समझा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये जब तक सेंडर को नहीं पता चल जाए तब तक कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं कहते हैं, समझे? यस यस मैम, Yes, तो और ma'am. लोग तो शर्मा रहे हैं मैम, इनकोडिंग और डिकोडिंग पे कुछ चर्चा हो जाए मैम। अभी रुको, अभी हम लोग वहां पे हम नहीं। पहुंचेंगे, ठीक है ना? दोज आर द पार्ट ऑफ यस मैम, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी यहाँ तक जो जितना Communication. बताया वो वो समझ में अभी आया, आगे है प्रताप। ठीक है? अच्छा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ना मैम, यहाँ तक क्या कम्युनिकेशन, दिक्कत? व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज को हेल्प करता है अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में, ठीक है ना? हम आपको बताए ही नहीं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्रत्येक को कुछ बताया नहीं जाए कि जो सीआर है उसकी क्या ड्यूटीज है, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, उसको किस तरीके से रहना पड़ता है क्लास के अंदर और क्या क्या चीजों को हैंडल करना पड़ता है। तो कैसे समझेगा प्रत्येक? समझ जाएगा, अपने आप ही समझ नहीं मैम, लेगा कैसे सारा काम। समझे? नहीं, नो तो मैम। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली समझिए, फिर तो आप उसको एग्जीक्यूट करिएगा, काम को कर पाइएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन इसलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यस, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का एक माउंटेन खड़ा हो सकता है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, राइट? अगर वो आपके लिए गए डिसीजन के पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसी सहमति रहे, आपसी जो समझ है एक दूसरे की वो बनी रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे हमारे टीम मेंबर्स। तो यू हैव टू कम्युनिकेट एवरी मूव कि यहाँ से शिफ्ट होने का क्या रीजन है, यहाँ पे कुछ लॉन्च करने का क्या रीजन है, ये प्रोजेक्ट को लेने का क्या रीजन है, इस प्रोजेक्ट को डिनाई करने के पीछे क्या रीजन है। एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इजिली कम्युनिकेटेड, तभी आपको आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका सपोर्ट मिल सकेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कैसे आते हैं सारे लीडर्स इलेक्शन के टाइम में कम्युनिकेट करने, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके कि वो आपके लिए क्या क्या करेंगे आने वाले समय में, आने वाले 5 years में उनके दिमाग में क्या क्या प्लान है आपके लिए। दे हैव टू कम्युनिकेट, ताकि पुराना तो आप भूल गए हैं, पुराना उन्होंने किया भी नहीं तो आपके दिमाग से निकल गया, नया आपको वो बताने आए कि इस बार हम ये सब करेंगे, बिलीव में हमको आप जिता के देखिए। कम्युनिकेट सो दैट you can understand them, you can believe them. Next, communication improves managerial efficiency and ensures cooperations among the staff. क्या करता है मैनेजरियल की एफिशिएंसी को? मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर का मेन काम क्या होता है, तुम लोग आप बताओ, मैंने बहुत पढ़ा है तुम लोग को अभी तक मैनेजमेंट में। तो मैनेजर का मेन काम क्या होता है, क्या हो सकता है मैनेजर का मेन काम? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। दूसरे से कैसे लीडरशिप हो सकता है। ओके, मैनेज और एम्प्लॉय को हैंडल करना मैम, एम्प्लॉय प्रॉब्लम को को सॉल्व हैंडल करना करना, मैम। एम्प्लॉय का Yes, हाँ, नहीं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन सारे में काम हो एक सकते साउंड हैं। बिहेवियर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर कोई मैम, organization ऑर्गेनाइजेशन को में मैनेज feedback करना इज लेना और फुली उसको डिपेंडेंट बोलो अपॉन अ बोलो। मैनेजर। ना बोलो ऋतिक, ना तुम ही बोलो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि नहीं मैनेजर का सही है क्या प्रताप काम भाई। है। किसी ने शुरू में ही बोल दिया था, ये सारे एक्टिविटीज है मैनेजर का जो आप लोगों ने बोला, लेकिन किसी ने शुरू में ही बोला था कि मैनेजर का जो मेन काम होता है वो होता है कि आप दूसरों से कैसे काम करवाते हैं, मैनेजरियल इफिशियंसी को बढ़ा देता है। अगर आपकी बात लोग मानते हैं तो एक आदमी, एक मैनेजर जितना काम करेगा। अगर एक ऐसा मैनेजर है जो जिसकी बात 10 लोग मानते हैं, तो वो 10 आदमी का काम कर सकता है ना वो एक मैनेजर, विद द हेल्प ऑफ 10 सबऑर्डिनेट्स, है ना? यस तो आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि आपको अकेला काम नहीं करता, आपको सबको काम करवाना है, और वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। जो मैनेजर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पर रख लेगा, वो कितना भी काम करेगा तो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा उसका एंड रिजल्ट। क्योंकि वो क्या, किस चीज में मात खा जाता है, वो लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मात खा रहा है। लोग उसकी बातों से सही से नहीं मान रहे, इसीलिए वो क्या करता है, खुद ही सोचता चलो मैं इनको क्या बोलूं, मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। लेकिन आप कितना भी अकेले काम करेंगे तो आप 10 लोगों की बराबरी अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एंड इफ यू हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
क्योंकि आपके समझाने से 10 और लोग तैयार हो गए उस काम को करने के लिए। समझ में आया? तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन तो है ही, वो तो आप इंप्रूव कर ही सकते हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द मीन्स थ्रू विच डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। बिना कम्युनिकेशन के टास्क डेलीगेट किया जा सकता है, डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं, या फिर किसी भी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। अगर हमने डेलीगेशन, तो तुम्हें पता है डेलीगेशन के लिए आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, फीडबैक लेना ही पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन? कोई आंसर दो। हाउ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डिसेंट्रलाइजेशन? मैम कम्युनिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम डिसेंट्रलाइजेशन में सबका सुना जाता है, तो मैम सब बोलेंगे तभी तो कम्युनिकेट होगा मैम। कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत जरूरी है। नहीं, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ प्रत्यय। अच्छा रुक जाइए मैम, 2 मिनट में बताते हैं तब। मोनिका, हाउ यू कैन कनेक्ट कम्युनिकेशन विद डिसेंट्रलाइजेशन? अब आपको पता है कम्युनिकेशन भी, आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन भी, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करिए और बन गया है। मैम डिसेंट्रलाइजेशन है मैम, Hello? अथॉरिटी सभी के पास होता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या क्वेश्चन था? कम्युनिकेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से क्यों, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? हाँ, तुम कुछ ऋतिक बोल रहे थे, तुम पहले बोल रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर एक जगह रहता है, तो इसलिए मैम जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा सब तक बात कैसे पहुंचेगा, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिकेशन जरूरी है। क्या कहा श्रेयांश, एक बार फिर से बोलना। डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो पावर किसी एक के हाथ में होता है ना। अच्छा ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर किसी एक के हाथ में होता है, लगेगा No. तुमको अब ये? मैम फिर से हम बताएं मैम। डिसेंट्रलाइजेशन ऋतिक मतलब बताओ। होगा कि मैं लोग अपने 2 मिनट ऋतिक को बताने दो, प्रत्यय तुम्हारी आवाज 2 कट मिनट बोलने रही दिए, है, छोड़िए। आवाज कट रही है प्रत्यय, थोड़ा शांति से बोलो बात प्रत्यय करो। बोलो। बोलो ऋतिक, उसके बाद बोलते हैं, बोलो। मैम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ मैम कि अथॉरिटी जो है मैम सभी के हाथों में होता है मैम, तो इससे मैम अथॉरिटी अगर सबके पास है मैम तो सब कोई अपना सुझाव देंगे मैम, तो कम्युनिकेशन होगा, तो मैम इसका नीड है मैम कम्युनिकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन में भी। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया मोनिका? ठीक है प्रत्यय बोलो अब। यस मैम, डिसेंट्रलाइजेशन में मैम लो लेवल भी अपने बातों को रखते हैं मैम, और उनकी बातों भी यहाँ पे मैम लो लेवल अपनी बात को जब रखेंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आवश्यकता पड़ेगी मैम, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो अपनी बातों को रखें, सो कम्युनिकेशन यहाँ भी जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हुआ, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि क्या है, थ्रू आउट जो है ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आपने बांट दी है कि आप अपने वर्क रिलेटेड डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं, राइट? तो आपने ये तरह जगह जगह पे डिफरेंट वर्क स्टेशन पे, डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पे आपने लोगों को ऑथराइज कर रखा है डिसीजंस लेने के लिए। अब कौन क्या डिसीजंस ले रहा है, ये आप तक कैसे पहुंचेगी, सीनियर तक कैसे पहुंचेगी, जूनियर तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू कम्युनिकेशन। अगर एक ही जगह सारा डिसीजंस लिया जाए, सेंट्रलाइज्ड है, तो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज है तो एवरीबॉडी हैज टू कम्युनिकेट विद एवरीबॉडी, राइट? सीनियर से भी जूनियर से भी सबसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है, यहाँ पर ये काम करना है, जो भी आपने डिसीजंस लिया है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यानी आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और आपने क्या क्या किया, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। आपका सीनियर बोलेगा कि यू कैन टेक डिसीजंस ऑन ऑल दीज थिंग्स, आपको जितनी अथॉरिटी दी है उतना आप ये काम कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेट करेगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, मैं क्या क्या डिसीजंस ले सकती हूँ, और मैंने जो भी किया उस डिसीजन के फलस्वरूप वो भी मुझे कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा अपने सीनियर्स को भी, अपने जूनियर्स को भी। जूनियर्स को ताकि वो काम करे, और सीनियर्स को ताकि उनको समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या किया। समझ में आया? तो डिसेंट्रलाइजेशन हो या सेंट्रलाइजेशन हो, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन बोथ द केसेस, लाइक, क्योंकि आपने हर एक यस मैम। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या डिसीजन लिया गया, इसको आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में फैलाओगे? थ्रू कम्युनिकेशन, यस मैम। राइट? इसीलिए इसके लिए भी जरूरी।
ठीक है, अब ये सारा हाँ बोलो। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑथोरिटी अलग अलग लेवल पे डिवाइड होते हैं, लेकिन गोल्स तो एक ही होता है, वो अचीव करने के लिए आपस में कम्युनिकेट बिल्कुल। करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन में ऑथोरिटी अलग अलग डिवाइडेड होता है, लेकिन गोल्स बिल्कुल एक ही होता है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए आपने डिसेंट्रलाइज किया, आपने सबको एम्पावर किया है उस काम को करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए। तो किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या डिसीजन लिया गया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड एट एवरी लेवल, है ना? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय मुझे कोई अटेंडेंस पहले बना लो, 1 मिनट, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले, फिर हम लोग ये वाला पार्ट भी कवर करें। 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट मैम। 5 Present, ma'am. 6 ठीक है, 6 7 प्रेजेंट मैम। 8 तो बढ़िया से खींच लो, बढ़िया से खींच लियो वहाँ पे। 8 8 9 10 प्रेजेंट मैम। 11 ठीक है, प्रेजेंट 11 मैम। 8 है क्या Present, ma'am. क्लास में? 8 रोल नंबर 8 आ जाना कल। 11 12 प्रेजेंट मैम। 11 प्रेजेंट है। 11 तुम्हारा भी हो चुका। 13 यस मैम प्रेजेंट 13। 14 प्रेजेंट मैम 14। 15 16 यस मैम 16। ओके 17 18 19 प्रेजेंट मैम 18 ओके 19 20 प्रेजेंट मैम 21 20। प्रेजेंट मैम ठीक है 21। ओके, एक मिनट रुको, रोल नंबर 8 भी है मेरा। 19 नहीं है, 20 है, ओके 21 प्रेजेंट मैम 21 22 23 24 24 25 प्रेजेंट मैम 25। 26 27 27 28 29 प्रेजेंट मैम 29। 30 31 32 33 यस मैम 34 okay 34 35 36 Present, ma'am. 36. 37 okay 37 38 मैम 37। प्रेजेंट मैम 38 मैम। 30। 37 हो गया, 38 हो गया, 39